अभी हम करते हैं गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। क्या कहना चाहता है, देखो एक होता है प्रॉफिट, एक होता है गेन, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। और यहां पर होता है गेन, गेन का मतलब होता है कॉस्ट सेविंग, गेन का मतलब कॉस्ट सेविंग, यानी पैसे का ना जाना भी आना हुआ। तो ये ना एक अरेंजमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है, किसके बीच में, एक सप्लायर और कस्टमर। सप्लायर और कस्टमर के बीच में एक आपस में एक डील होती है, एक अरेंजमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है। अच्छा, सप्लायर कौन होता है, हु प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज। कस्टमर कौन होता है, हु रिसीव द सर्विसेज और गुड्स। सप्लायर में स्टाफ भी कहते हैं हम, एम्प्लॉइज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में एग्रीमेंट जो होता है, अरेंजमेंट, ये तभी होता है जब दोनों में एक अपनेपन की भावना आती है कि हाँ ये हमारा अपना है। तो जब तक एक अपनेपन की भावना नहीं आती तो ये वाला अरेंजमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान से सुनो, जब कोई सप्लायर बगैर पैसे लिए कस्टमर से कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि भैया देख मैं तुझे अपना प्रोडक्ट दे रहा हूं। सपोज एक सप्लायर है, वो अपना प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर कस्टमर को बेचता है बगैर पैसे लिए, विदाउट रिसीविंग एनी मनी, और ये कहता है कि तुम इसको यूज करो। वैसे मेरे लिए 1 लाख रुपए की कॉस्ट है इसकी, पर मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, अभी यूज करो, ठीक है। अगर आपको यूज करके इससे पहले साल कोई फायदा नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं लूंगा मैं आपसे, खुश। अगर आपको मेरे आइडिया की वजह से अगले साल 5 लाख रुपए बचे, ठीक है, तो आप मुझे 2.5 लाख रुपए दे देना, 2.5 लाख आप रख लेना, ठीक है। मतलब एक एग्रीमेंट हो जाएगा, 60%, 40%, 50%, 50%, जो भी रेशो तय होगी, ठीक है। चलो आधी आधी बांट लेंगे, और उसके अगले साल अगर होगा तो आप 60 रख लेना, 40 मुझे दे देना। तो सप्लायर के लिए भी फायदेमंद हुआ, क्योंकि अगर वो शुरू में बेच देता तो उसको 1 लाख ही मिलते, भाई उसने रिस्क उठाया। भाई जो पेन लेता है वही तो गेन लेता है, हाई पेन हाई गेन, नहीं हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। तो सप्लायर अगर शुरू में दे देता उसको तो 1 लाख रुपए में सामान बेच देता, वो तो सेल कहलाता। तो अब उसको फायदा हुआ कि नहीं सर 1 लाख रुपए मैंने छोड़ दिए, और इस शर्त पर छोड़ दिए कि आगे जो फायदा होगा आधा आधा बांट लेंगे। उसके बाद उस रेशियो में 40-60, फिर 30-70, और उसके बाद चलो हम आपसे कुछ पैसे नहीं लेंगे। तो सप्लायर को भी फायदा हो गया, कुल मिला के उसको 7-8 लाख रुपए मिल गए। पर ये तभी होता है जब सप्लायर को अपने काम पर पूरा भरोसा हो, और उसने कस्टमर की रेपुटेशन, कस्टमर की ब्रांडिंग, सब कुछ एनालाइज कर लिया हो कि हाँ ये भी मेहनत करेगा, ये भी डंप नहीं है। ये तभी एग्रीमेंट पॉसिबल होगा, तभी ये सक्सेस होगा। आगे बस समझ में। तो जब कोई सप्लायर, एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि विन विन पोजीशन है दोनों की। क्यों भाई विन विन पोजीशन है, क्योंकि सप्लायर को फायदा होगा अगले आने वाले पीरियड में। हाँ अभी तो रिस्क होगा, पर आगे आने वाले पीरियड में तो फायदा होगा, अगर उसको अपने सॉफ्टवेयर पर भरोसा है तो। और कस्टमर की नियत पर भी भरोसा है कि वो कोई बेईमानी या हाइड नहीं करेगा। और कस्टमर के लिए भी फायदा कि उसको अभी कुछ लेने नहीं पड़े, भाई ठीक है फायदा होगा तो तू ले लियो, जिसमें फायदा वो कायदा। तो ये दोनों के लिए हमेशा विन विन पोजीशन कहलाती है। बात समझ में आ गई। तो कोई भी आप ध्यान से सुनो, ऐसा एग्रीमेंट जब सप्लायर, जब सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर से ये कहे कि भाई मैं आपको सर्विस दे रहा हूं विदाउट गारंटिंग टू रिसीव एनी मनी, और जो भी मेरे आइडिया की वजह से आपको प्रॉफिट होगा, मेरे आइडिया की वजह से आपको गेन होगा, वो हम फ्यूचर में इस तरीके से बांट लेंगे, 50-50, 70-30, 40-60 एज। हाँ अगर आपको ध्यान से सुना, कोई भी ऐसा फायदा जो कस्टमर रिसिपेंट की कैपिटल की वजह से होगा वो मैं नहीं लूंगा। सप्लायर ये कहता है, सप्लायर क्या कहता है, वो फायदा जो मेरे आइडिया की वजह से होगा, मेरी कैपिटल की वजह से होगा, उसमें मैं आपसे हिस्सा लूंगा। क्लियर बात भी। तो ये कहलाता है बेसिकली विन विन पोजीशन, यानी गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अब दूसरी बात, सप्लायर कौन हो सकता है, स्टाफ भी हो सकता है, सप्लायर स्टाफ भी हो सकता है। दूसरा एग्जांपल कि सर अगर स्टाफ को हम ये कहें कि तुम कंपनी को अपना समझो,
और प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। भाई कंपनी तुम्हारी है, तुम अच्छा काम करोगे तो बढ़ेगी। तो जब, क्योंकि स्टाफ भी तो सप्लायर ही हुआ ना, ठीक है। तो जब हम स्टाफ को ये समझाते हैं कि देखो कंपनी तुम्हारी है, अब तुम प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, मतलब यू शुड डू द वर्क बाय हार्ट नॉट बाय टाइम, ये नहीं कि 10 बजे आए 6 बजे चले गए। अब मन लगा के काम करो, आप पैशनेट क्रिएट करो। जो काम आप 8 घंटे में करके देते हो वही अगर आप 6 घंटे में कर दोगे, 5 घंटे में कर दोगे विद हाई क्वालिटी, तो जो टाइम बचेगा उसमें जितना कॉस्ट बचेगी वो हम आपको 50-50 हम बांट लेंगे। तो ये भी क्या हुआ, जैसा आपने पढ़ा होगा ना लेबर वाले में, रॉवन स्कीम, होलसेल स्कीम, तो वो भी गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का ही पार्ट हुआ। बात समझ में आ गई। तीसरा एग्जांपल देखो, मान लो एक कंपनी है, ठीक है, मान लो एक कंपनी है, ठीक है, ये मैं भी लिखवाता हूं, एक बार सुनो ना सिर्फ। इस कंपनी के पास जो प्रॉफिट हो रहा है अभी वो हो रहा है मान लो 50 लाख, ठीक है। अब ये कंपनी ना अभी रॉ मटेरियल एक्स इस्तेमाल कर रही है, ये रॉ मटेरियल एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन है सप्लायर? रामलाल। और ध्यान से सुनना, कौन है सप्लायर? रामलाल, ठीक है। ये अपना मटेरियल दे रहे हैं, राइट भाई, मतलब कोई भी कॉस्ट है 20 रुपए पर यूनिट, ओके, हम लेकर यूनिट बनाकर बेच रहे हैं। चल, अब एक और सप्लायर बाजार में आया है, ठीक है, श्यामलाल। वो क्या कहता है, वो कहता है कि मुझसे ले लो मटेरियल। नहीं, मेरे मटेरियल में बहुत अच्छी खासियत है, ये तो डोमेस्टिक है, मेरा इंपोर्टेड मटेरियल है, और मेरा मटेरियल क्वालिटेटिव है, कम इस्तेमाल होगा और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बढ़ा देगा कि कस्टमर वहां कर बैठेगा। तो कंपनी के मैनेजमेंट कहते हैं नहीं, हमें भरोसा नहीं हो रहा अभी। तो ये श्यामलाल कहता है कि अच्छा एक काम करो, आप भरोसा कैसे करोगे बताओ। अब मैनेजमेंट कहते हैं कि भैया अगर हमने एक्स को छोड़ दिया और तुम्हें ले लिया, पता लगा फंस गए, नहीं हुआ तो? अच्छा भाई कहता चलो मैं एक ऑप्शन देता हूं आपको, कोई पैसे नहीं लेगा आपसे, मैं फर्स्ट ईयर तक आपको मटेरियल दूंगा विदाउट एनी कॉस्ट, मैं आपसे कोई भी अमाउंट नहीं लूंगा, आप मेरे मटेरियल से अपना प्रोडक्ट बनाओ। आपके एक साल में कितने प्रोडक्ट बिक जाते हैं? ठीक है, 2000 प्रोडक्ट बिक जाते हैं, 3000 बिक जाते हैं, बनाओ मैं दूंगा, ठीक है। अभी आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 50 लाख। मेरे मटेरियल की वजह से अगर आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो मेरा नाम बदल देना, समझ रहे हो? ऐसी वो बातें करता है बड़ी बड़ी। तो वो कहता है ठीक है ना, आपको कैसे विश्वास दिलाऊं, मैं कोई पैसा नहीं ले रहा। अगर मेरे मटेरियल की वजह से आपका प्रॉफिट मान लो 60 लाख रुपए हो गया, क्योंकि मेरी मटेरियल आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाएगा, सेल बढ़ेगी, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अगर आपका प्रॉफिट 10 लाख रुपए बढ़ गया तो मुझे 5 लाख दे देना, आपको भी तो 55 लाख रुपए बचेंगे, 5 लाख और बचेंगे। बोलो तैयार है, सौदा मंजूर है? तो मैनेजमेंट थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो गए, नुकसान क्या है? अगर हमें कुछ नहीं बचा, अगर हमें मान लो ज्यादा कुछ नहीं बचा तो हमारी जैसे कुछ जा नहीं रहा। बट एक डाउट आता है कि यार इसका मटेरियल ऐसा ना हो कि इतना बेकार हो, वो मार्केट रिसर्च कर लेते हैं फिर कि इसकी रेपुटेशन क्या है, टेस्ट कर लेते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं, नहीं? तो अगर ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है दोनों के बीच में तो ये क्या कहलाता है? गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। ये कहलाता है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। बात समझ में आगे भी? अच्छा, तीसरा, मान लो मैं कहता हूं फैकल्टी, मान लो एक फैकल्टी, ठीक है, अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अब स्टूडेंट ये कहता है कि सर मेरे पास तो फीस नहीं है। विदाउट रिसीविंग द फीस अगर कोई फैकल्टी एक स्टूडेंट से ये अरेंजमेंट कर ले, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, आपको पूरा सीए करा के देता हूं, पूरा मैं एमबीए करा के देता हूं, जो भी कोर्स है प्रोफेशनल, ठीक है, हम आपको पूरा कोर्स करवा के देते हैं अपने इंस्टीट्यूट से, ओके। बट जब आपकी नौकरी लग जाएगी, यानी हमारे आइडिया से, हमारी कोचिंग से, हमारी स्किल से, हमारी नॉलेज से, जब आपको डिग्री मिल जाएगी और तब आप जॉब करोगे,
उसमें जो फायदा होगा आपको, ठीक है, फर्स्ट ईयर के फायदे में आप हमारे को 50% दे देना। और अगर हमारी मेहनत बेकार गई और आप नहीं पास हुए तो हमको आपसे कुछ नहीं लेंगे, पर हमें अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा है और आपकी काबिलियत पर भी भरोसा है कि आप भी हमारी स्किल्स को उतना ही फायदा उठाओगे जितना हम उम्मीद करते हैं। तो ठीक है, ये एग्रीमेंट कौन सा हुआ? गेन शेयरिंग अरेंजमेंट हुआ। आगे बात समझ में? ये एग्जांपल क्लियर हो रहे हैं? अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूं। लो, अगर मान लो कोई भी एम्प्लॉयर से ये कहता है, मैं अपना समझता हूं कंपनी को, और हम उसको, एम्प्लॉयर ये कहता है ठीक है, एक बिजनेस टूर है तो हम आपको बिजनेस टूर के लिए बॉम्बे भेजते हैं, ठीक है, और बिजनेस क्लास की टिकट बुक करा के देते हैं और वहां पर 5 स्टार होटल का रहने का खर्चा देते हैं आपको, नॉर्मल जो देते हैं। पर वो एम्प्लॉय कहता है कि यार क्या फायदा, मैं बिजनेस क्लास में जाऊंगा, फालतू के पैसे लगेंगे, नहीं, मैं इकोनॉमिक क्लास में जाने की बात करता हूँ, ठीक है, और वहां जाकर क्यों 5 स्टार होटल में मैं रुकूं, सारा दिन तो मीटिंग करनी है, सिर्फ जाके सोना ही तो है, तो मैं वहां, मेरा रिलेटिव रहता है, मैं वहां जाके रह लूंगा, यानी कंपनी के पैसे बचा रहा है। समझ गए बात? देख, तो कंपनी कहती ठीक है, तुमने मुझे अपना समझा, जो पैसे बचेंगे, ठीक है, अगर आप बिजनेस क्लास में जाते और वहां होटल में ठहरते तो आपके 1 लाख रुपए का खर्चा आता, अब आपका इकोनॉमिक क्लास और नॉर्मल जो खर्चा हुआ वो मात्र 20,000 रुपए हुआ, तो 80,000 रुपए बचे। चलो भाई 40,000 रुपए आपके, 40,000 हमारे, ये गेन शेयरिंग अरेंजमेंट हुआ। बात समझ में आ गई? ठीक है भी। तो जो भी सप्लायर के आइडिया की वजह से फायदा होगा कस्टमर को, वो फायदा आपस में बटेगा प्री डिटरमाइंड रेशियो की वजह से। दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, राइट भी। विन विन पोजीशन होती है दोनों की, पर एग्रीमेंट पहले से क्लियर हो, लिखित हो, और ये एग्रीमेंट तभी कामयाब होगा जब दोनों की नीयत ठीक होगी, जब दोनों की रेपुटेशन अच्छी होगी। क्लियर बात है? अगर मान लो कोई, एक और एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो कोई ऐसा हॉस्पिटल है, ठीक है, वो अपने डॉक्टर से ये अरेंजमेंट करते हैं कि भाई देखो, हम आपको जो फीस दे रहे हैं ऑपरेशंस की, ठीक है, पेशेंट के ट्रीटमेंट की, अगर ये अरेंजमेंट हो जाए कि आप कोई ऐसा मेथड फॉलो करो जिसमें हमारी कॉस्ट सेविंग हो, तो वो कॉस्ट सेविंग हम इस रेशियो में बांट लेंगे, तो वो भी कहलाएगा गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। बात समझ में आ गई? क्लियर बेटा? हो गया क्लियर? अच्छा, एक बात और यहां पर आते हैं। अगर मान लो यहां पर इस एग्जांपल में नया सप्लायर हम सिलेक्ट नहीं करते और पुराने सप्लायर से ही हम एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई देख, वाई जो कह रहा है वो तुम कर दो ना, और तुम अपने मटेरियल में दे दो ऐसी चीजें। तो अगर एक्स से भी हम ऐसा कर लेते हैं तो वो भी गेन शेयरिंग अरेंजमेंट कहलाता है। बोलो क्लियर बात? अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं। देखो क्या है, ये एक ऐसी अप्रोच है, ठीक है, रिव्यू एंड एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो एक्स कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसमें अगर मैं एडजस्टमेंट कर दूं कि मैं अब तुझे पैसे नहीं दूंगा भाई, ठीक है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट सीरीज में जिसमें एडजस्टमेंट की वजह से दोनों को फायदा होता है, जिसमें दोनों को फायदा होता है। कंपनी को क्या फायदा होगा? शुरू में पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और सप्लायर को क्या फायदा होगा? बाद के प्रॉफिट में हिस्सेदारी बन जाएगी। ठीक है भाई। फंडामेंटल फॉर्म क्या है गेन शेयरिंग का? सप्लायर एग्री टू परफॉर्म इट्स साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद नो गारंटी ऑफ रिसीविंग ए पेमेंट। मतलब सप्लायर ये गारंटी देता है कि भैया मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा, ठीक है, बगैर पैसे लिए मैं आपको अपना सॉफ्टवेयर, अपना मटेरियल, अपनी सर्विसेज दे रहा हूं। ओके, any payment received based upon benefit that emerge to customer as a result of successful completion of supplier side। मतलब जब मैं आपसे पेमेंट लूंगा तब जब आपको मेरी वजह से फायदा होगा। अगर मेरे आइडिया, मेरी वजह से कोई फायदा नहीं होगा तो मैं कोई गारंटी पेमेंट आपसे नहीं लूंगा। ठीक है, रिस्की है। अगर कस्टमर को कोई फायदा नहीं हुआ तो सप्लायर कोई पेमेंट नहीं ले पाएगा। अगर कस्टमर को ज्यादा फायदा होगा तो सप्लायर भी ज्यादा फायदा लेगा। ठीक है, हो गया क्लियर? बेनिफिट टू कस्टमर आर सब्सटेंशियल, सप्लायर कुड फाइंड रिवार्डेड। समझ में आ गई बात? अगर कस्टमर को फायदा होगा तभी तो सप्लायर को भी फायदा होगा। ठीक है, सप्लायर ऑलमोस्ट डिस्क्राइब टेकिंग
इक्विटी स्टेक इन द कस्टमर रादर देन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद इट। पहले वो इक्विटी ले लेगा, यानी फायदे में हिस्सा लेगा। ओके बात समझ में आई? तो ये कहना चाहते हैं, ये दोनों में क्या होती है, विन विन पोजीशन होती है। ठीक है, और दोनों में जो अरेंजमेंट होगा वो किसी भी तरीके से हो सकता है कि भैया मैं जो भी कॉस्ट सेविंग होगी उसका इतना परसेंटेज लूंगा। ठीक है, जो भी कॉस्ट सेविंग होगी फर्स्ट ईयर में सप्लायर के आइडिया से वो सारा सप्लायर ले लेगा। मतलब ये तो एग्जांपल है, जो भी कॉस्ट सेविंग होगी सप्लायर के आइडिया की वजह से वो सारा सप्लायर रख लेगा, या रेशियो में बांटेंगे 50-50। अच्छा, अगले साल जो सप्लायर को आइडिया की वजह से कस्टमर को फायदा होगा इस रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है, या कॉस्ट सेविंग जो भी होगी तीसरे साल के बाद वो भी अपने पास रख लेंगे कस्टमर। तो ये कोई भी एग्रीमेंट हम ले सकते हैं ऐसा। चलो क्लियर है यहाँ तक बेटा? क्लियर हो गया पार्ट पे? तो ये कहलाता है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो ये अरेंजमेंट होता है सप्लायर और कस्टमर के बीच में, जिसमें दोनों को फायदा होता है। सप्लायर हाई अमाउंट रिसीव करेगा जब कस्टमर को ज्यादा फायदा होगा, सप्लायर कोई अमाउंट रिसीव नहीं करेगा अगर कस्टमर को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। सप्लायर विल रिसीव लो रिटर्न कब, जब कस्टमर को फायदा कम होगा, और अगर नहीं होगा तो कोई गारंटी पेमेंट नहीं है। ठीक है, सप्लायर एक्ट एडवर्स, अगर सप्लायर एडवर्स कोई कॉन्ट्रैक्ट हाइड करता है तो कोई रिवार्ड, ये सॉरी यहाँ कस्टमर होगा। इफ कस्टमर एक्ट, ठीक है, एडवर्स बिहेवियर करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को हाइड कर लेता है, तो सप्लायर को कोई पेमेंट नहीं मिल पाती। ओके, ठीक है, ये हम क्या सकते हैं, इसको बोलते हैं गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये एग्जांपल जो मैंने आपको दिए वो लिखे हुए हैं इसमें। ठीक है, नाउ बेटा चलिए अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। अब तक जो हमने रिवीजन थ्योरी की टेस्ट सीरीज, ये रिवीजन जो शुरू की है सीरीज, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। और आप सबसे एक ये है रिक्वेस्ट कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने व्यूज़ दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा है। और इस थ्योरेटिकल पार्ट से कम आपके 40 to 50% मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर होगा और केस स्टडी वाला पार्ट भी कवर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं हम, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना दो चीज़ें, जो हमने आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट हिंदी में लिखा हुआ है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में आपको कैसा लिखना है वो आपको लिखा हुआ है हमने यहाँ, वो भी ठीक है, उसी को बस आपको इंग्लिश में लिखना है, और एज इट इज भी आपको लिख के दे रखा है। बेसिकली तो देखो क्रैमिंग वाला पार्ट आपको नहीं करना है, अपने वर्ड्स में ही लिखना है, बट टू द पॉइंट, और सारी चीजें लिखनी है। ओके, चलो अब पहली बात आती है हमारे पास लीन सिस्टम। ठीक है, देखो लीन सिस्टम का मतलब क्या है, पहले तो ये समझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीन। लीन का मतलब होता है पतला, थिन नहीं। जैसे भाई ये कहाँ से आया, ठीक है, इस चीज मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, मॉडर्न बिजनेस में, ठीक है, इस मॉडल, इस बात को कैसे अप्लाई करा। तो क्या सोचते हैं हम, कि जब हम सोचते हैं कि अपने बिजनेस को बढ़ाएं, नहीं तो बैक ऑफ द माइंड में हमारे पास नॉर्मल आसपास की चीजें घूमती हैं, कि भाई हमारे आसपास क्या बिहेवियर होता है, कैसे चीजें रिएक्ट होती हैं, उसको हम विजुलाइज करके हम अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं और वो मॉडल बन जाता है। आप समझ रहे हो? अब जैसे लीन सिस्टम है, तो ये कैसे आई बात दिमाग में, कि भाई एक मोटा आदमी है, नहीं, अब वो क्या चाहता है, अब मोटे से तो चला भी नहीं जाता है ना, धीरे धीरे चलेगा, फिर बैठेगा सीट पर, काम करेगा, यानी उसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं होगी। तो वो क्या चाहेगा, वो डॉक्टर के पास जाके चाहेगा कि सर मुझे ऐसा करके दो कि मैं पतला हो जाऊं, यानी मेरी चर्बी हटा दो। परंतु ऐसा ना हो कि चर्बी हटा दो और फिर मुझे कोई और बीमारी लग जाए, तो उससे क्या फायदा, उससे तो फिर यही ठीक है। तो इसका मतलब वो ये चाहता है कि आप ऐसा मुझे ट्रीटमेंट दो कि मेरी चर्बी भी हट जाए, पतला हो जाऊं और मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाए, पर मेरी बॉडी पर कोई इफेक्ट ना आए। तो ये सारी बातें बिजनेस में लगाते हैं हम, यानी बिजनेस में एक ऐसा सिस्टम डेवलप करो ताकि वेस्ट कम हो जाए और
वेस्ट कम होकर एफिशिएंसी पर, वेस्ट कम हो जाए एफिशिएंसी बढ़े, है ना, बट बिजनेस की कोई भी क्वालिटी पर फर्क ना पड़े, यानी बिजनेस की प्रोडक्टिविटी पर, बिजनेस की क्वालिटी पर कोई इफेक्ट ना आए और आप वेस्ट को कम कर दो। और वेस्ट क्या होता है? नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड है, सिस्टमैटिक मेथड है। आपको क्या लिखना है? लीन सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक मेथड, जो कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लगाना चाहते हैं ताकि हम वेस्ट को कम कर सकें। वेस्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पर? नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। यानी अगर वेस्ट कम होगा तो हमारा पैसा जो खराब जा रहा है वो बच जाएगा। पैसे का ना जाना भी तो आना ही हो गया, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में सर आप सेलिंग प्राइस तो बढ़ा नहीं पाओगे। तो एक ही तरीका बचता है कॉस्ट को कम करना। तो अगर मैं वेस्ट को कम कर लूंगा तो मेरे खर्चे, मेरे लॉसेस बच जाएंगे और वही बचत मेरी सेविंग लाएगी, मेरा प्रॉफिट बढ़ा देगी। तो लीन सिस्टम मीन्स एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड है, यानी वी शुड डेवलप ए सिस्टम टू रिड्यूस और एलिमिनेट द वेस्ट विदाउट सैक्रिफाइसिंग द प्रोडक्टिविटी। बात क्लियर होगी? वेस्ट मीन्स नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, वेस्ट मीन्स नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। क्लियर पार्ट? चलिए ये सारा लिखा है हमने। वेस्ट एक ऑर्गेनाइज मेथड है, ठीक है, वेस्ट को कम किया जा सके बट प्रोडक्टिविटी कम ना हो। एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो वेस्ट कम करे, प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव ना हो। यानी वेस्ट को रिमूव कर दे तो केवल वैल्यू एडेड एक्टिविटी बचती है, यानी ओवर प्रोडक्शन ना हो। यानी हर चीज की अति बुरी होती है ना, लीन सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो वेस्ट को कम करे सैक्रिफाइसिंग विदाउट सैक्रिफाइसिंग द क्वालिटी। ठीक है, वेस्ट हमारा नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी होता है, यानी पैसे का ना जाना भी आना हुआ। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में आप सेलिंग प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते, तो केवल कॉस्ट को कम करो। ओके, चलिए अब बात करते हैं वेस्ट की। वेस्ट कौन कौन से होते हैं? तो देखो 7 टाइप के आपके वेस्ट होते हैं। नहीं, ध्यान से सुनना। ओवर, अति हर चीज की बुरी, यानी अगर मैं ज्यादा प्रोडक्शन कर लूंगा, डिमांड से, आपने डिमांड ही प्रिडिक्ट नहीं करी, है ना भैया, कहते हैं ना वी शुड डेवलप ए सिस्टम, यानी ऑपरेशन करना है डॉक्टर को, तो कैसा करेगा ताकि चर्बी भी हट जाए और कोई बीमारी भी ना हो दूसरी। तो बिजनेस में भी वही कि सबसे पहले भाई डॉक्टर भी क्या कहेगा, भाई खाना ज्यादा मत खाना। ये भी नहीं कह रहा कि मैं भूखे रहो, क्योंकि अगर खाना ज्यादा खाओगे तो वो चर्बी बढ़ेगी और वो भी फूड पॉइजनिंग यानी साइड इफेक्ट आएगा। तो यहाँ भी ओवर प्रोडक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या कहेंगे हम? डिमांड देख लो, ये नहीं है कि डिमांड में लापरवाही कर दी, डिमांड 1 लाख यूनिट की, आप बना रहे हो 1.5-2 लाख यूनिट, चलो आगे बिक जाएगा। अरे भाई वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगी ना, इसको रखेंगे कहाँ? स्टोरेज कॉस्ट ब्लॉक होगी। तो प्रोड्यूस ज्यादा मत करो, समझ रहे? डिमांड से ज्यादा, ठीक है, बना लेना, तो वो वेस्ट कहलाता है। ओवर इन्वेंट्री, अगर आप स्टॉक ज्यादा रख लोगे, ये सोचकर कि यार स्टॉक रख लूं, क्या पता कल को रेट बढ़ जाए, क्या पता कल को सप्लायर मुझे मटेरियल ना दे तो मेरा काम ना रुके, तो इस डर से अगर आप ओवर इन्वेंट्री रख लेते हो तो वो गलत है। ओवर प्रोसेसिंग यानी अननेसेसरी वर्क एलिमेंट, अननेसेसरी। आप जैसे मान लो भाई, ओवर पैकिंग क्या होती है? जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर आप प्लास्टिक की पैकिंग लगा रहे हो, तो कोई जरूरत नहीं है इनकी, बेफालतू में लगा रहे हो। समझ रहे बात को? कार है, जो दिखाई नहीं देता एरिया, वहां पर पेंट कर रहे हो। फर्नीचर है, चेयर है, अब उसके नीचे आप जहां दिखाई देता नहीं है बहुत अच्छा सा पॉलिश करवा रहे हो, तो भाई बेकार है वो, इस प्रोसेसिंग की आपको जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग, ओवर इन्वेंट्री, 3 चीजें ओवर हो गई। ठीक है, वेटिंग टाइम, 2 प्रोसेस के बीच में, यानी प्रोडक्ट वेटिंग करता है अगले प्रोडक्शन स्टेप के लिए। जैसे भाई कटिंग है, ग्राउंड फ्लोर पर कटिंग हो रही है, फर्स्ट फ्लोर पर स्टिचिंग हो रही है। तो अब क्या कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पर कि सर कटिंग के लिए कपड़ा काट के रख दिया, वो क्या कहता है, वो स्टिचिंग ले जाओ। तो क्या कहेगा जो कैरियर बॉय होगा, सर एक एक करके मैं क्यों लेके जाऊं, आप 4-5 ऐसे इकट्ठे कर लो ना। तो फिर वहां वेट करेगा, अननेसेसरी ब्लॉकेज बढ़ेगी, है ना। मोशन, खाली घूमना, यानी जरूरत से ज्यादा अगर आप खाली घूम रहे हो तो वेटिंग टाइम आपका बढ़ रहा है, मोशन बढ़ रहा है, यानी इधर उधर घूम रहे हो। इसका मतलब देखो, मोशन का मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा, आगे हम 5S में भी करेंगे। कई बार क्या होता है कि फैक्ट्री में हमारे पास सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं होता,
जैसे आपका वो टूल बॉक्स, भाई देखो ना, आपका होगा मोशन, सर मोशन का और खाली घूमना सर नहीं समझ में आया, तो थोड़ा सा विजुलाइज करो। क्या होता है, जैसे एक शैडो बोर्ड है, अब वहां पर टूल्स रखे होते हैं, ठीक है, अगर वो ना हो, सोचो, और एक ऑपरेटर एक्स को टूल्स चाहिए, ठीक है, तो वो उसने टूल्स लिया और अपना काम किया मशीन का, और ऐसे ही कहीं रख दिया। अब उसी टाइम पर मान लो दूसरे को टूल्स चाहिए, तो वो पूरी फैक्ट्री में घूमेगा, टूल्स का है, टूल्स का है, टूल्स का है, तो वो घूम रहा है ना बेफालतू में, समझ के बात भी, तो वो जो घूमना उसका हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, पता लगा आधे एक घंटे तक वो घूमता ही रहा, कि भाई तुमने वो टूल्स देखा, तुमने वो टूल्स देखा है, तो ये अननेसेसरी मूवमेंट मोशन कहलाए। तो सर इसको कैसे ठीक करेंगे, है ना, अब एक शैडो बोर्ड लगा देना चाहिए जहां पर सारे टूल्स रख दो, टांग दो, और ये कह दो भाई जो भी मान लो मिस्टर रामलाल उस टूल्स को लेके जाकर अपना काम करता है, तो रामलाल अपने नाम का टोकन उस शैडो बोर्ड पर रख दे, ताकि किसी और को टूल्स चाहिए हो तो वो शैडो बोर्ड पे जाके देखे, अच्छा अच्छा रामलाल का नाम लिखा हुआ है, तो वो रामलाल से डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा बनिस्पत इसके कि इधर उधर घूमे। ये मोशन कहलाता है, ठीक है। चलिए ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू वेयर हाउस। अगर आप बेफालतू में फिनिश्ड गुड्स को प्रोडक्शन से वेयर हाउस में भेज रहे हो, आप मूवमेंट बेकार की कर रहे हो, ठीक है। और डिफेक्टिव, आपके कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है जिस क्वालिटी मेंटेन हो सके, आपके बेफालतू में डिफेक्टिव आ रहे हैं, फिर उनको ठीक करते कर रहे हो, तो भैया आप डिफेक्टिव को सही करने में जो टाइम लगाते हो वो आपका वेस्ट है। तो ये 7 टाइप के आपके वेस्ट है, क्लियर। 3 टाइप के, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग, है ना, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग, ओवर इन्वेंट्री, क्लियर है। वेटिंग करना, मोशन करना, ट्रांसपोर्टेशन और रिवर्क, तो ये क्या कहलाएंगे आपके वेस्ट। बात समझ में आ गई, हाँ जी क्लियर है भाई। अब देखो आप कहोगे ना कि सर मुझे एग्जाम में लिखना है, नहीं तो मैं एग्जाम की लैंग्वेज भी आपको दे देता हूँ। लीन सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड मेथड फॉर वेस्ट मिनिमाइजेशन विदाउट सैक्रिफाइसिंग प्रोडक्टिविटी। लीन इम्प्लीमेंटेशन एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्टिमाइज वर्क, है ना, वेस्ट कम होगा तो वर्क की ऑप्टिमाइजेशन बढ़ेगी, ठीक है, ऑपरेशनल प्रोसीजर, जबकि वेस्ट को मिनिमाइज करना है। वेस्ट इज किसी भी स्टेप में हो सकता है, ठीक है, प्रोसेस में जो जरूरत नहीं होती प्रोसेस को करने में। वेस्ट का मतलब क्या है, प्रोसेस करने में जिस काम की कोई आवश्यकता नहीं होती उस काम को वेस्ट करना, ठीक है। अगर वेस्ट मूव कर दें तो क्या बचेगा, वैल्यू एडिड, और वैल्यू एडिड से कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। चलो बात समझ आ गई, ये 4 पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, अब आगे चले। अच्छा क्लियर हो गया, बेस कौन कौन से होते हैं हमारे, 3, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग, ओवर इन्वेंट्री, है ना, मोशन बेकार का, ट्रांसपोर्टेशन और वेटिंग, और फिर डिफेक्ट, तो ये हमारे वेस्ट हो गए। अच्छा ये तो हो गया हमारे 7 टाइप के वेस्ट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर है, इन्हीं का अपोजिट, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब लीन सिस्टम में सिस्टम क्या डेवलप करें, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, इसी का अपोजिट। अब इन्वेंट्री, ओवर इन्वेंट्री है, क्या करोगे सर, सिस्टम बनाओ टारगेट 0 इन्वेंट्री, है ना, टारगेट क्या रखें, 0 इन्वेंट्री रखें, ठीक है, इसी के क्रॉस, ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा ना हो, यानी फुल प्रोसेसिंग लगाओ, जब जरूरत हो तभी प्रोसेस करो। दोनों में आ गया ना, फुल प्रोडक्शन फुल प्रोसेसिंग, मतलब डिमांड आपने क्रिएट, डिमांड आपने देखी उस हिसाब से बना रहे हो तो स्टॉक बच जाता है। आप जब ऑर्डर आए उस हिसाब से प्रोड्यूस करो, यानी जो जो प्रोसेस की आवश्यकता हो उसको करो, ठीक है, और हमेशा फाइंडिंग तरीके ढूंढते रहो ताकि प्रोसेसिंग टाइम कम से कम लगे। मतलब डिजाइन ऐसा बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा प्रोसेस करो कि कंजम्पशन ऑफ टाइम कम लगे, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्लांट का लेआउट चेंज करो, यानी ग्राउंड फ्लोर पर कटिंग हो रही है, फर्स्ट फ्लोर पर स्टिचिंग हो रही है, तो दोनों को मशीनों को एक साथ रख लो ताकि पहले का आउटपुट इमीडिएट दूसरे का इनपुट हो। फ्लो ऑफ प्रोडक्शन जितनी जल्दी होगा तो सारा वेटिंग, मोशन, ट्रांसपोर्टेशन सब बच जाएगा, सही में। ये सिस्टम डेवलप, ये आपको क्वेश्चन ऐसे कहीं भी बिल्कुल सिंपल सा ही हो सकता है कि अच्छा बताओ लीन सिस्टम में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स हैं, क्या करना चाहिए, तो भैया
इन्वेंट्री 0 रखो, प्रोसेसिंग जब जरूरत हो तब करो, है या नहीं, कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन रखो, यानी प्लांट का लेआउट चेंज करो, ठीक है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, प्लांट का लेआउट चेंज करो, ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम यानी डिजाइन ऐसा बनाओ ताकि प्रोसेसिंग टाइम कम से कम लगे। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है भाई। हाँ जी, इसके बाद आता है कि टेक्निक, मतलब वेस्ट को कम, लीन सिस्टम कैसे अप्लाई करें। बता दो दिया कि आप एक ऑर्गेनाइज सिस्टम डेवलप करो, वो ऑर्गेनाइज सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, तो वो बता रहा है। सम ऑफ द टेक्निक्स आर, जस्ट इन टाइम फॉलो करो, वेस्ट कम हो जाएगा, काइजन कॉस्टिंग 5S, टीपीएम फॉलो करो, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग 6 सिग्मा, ये सारी टेक्निक हैं, अगर इनको फॉलो करोगे तो आप वेस्ट को कम कर पाओगे। एक एक करके अब आगे पढ़ते हैं। जस्ट इन टाइम हो गया, 5S हो गया, 6 सिग्मा हो गया, टीपीएम हो गया, राइट भाई, काइजन कॉस्टिंग हो गई, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे क्या हैं, वेस्ट को कम करने के तरीके। भाई मैं कुछ भी कहता हूं यार ये काम करो ऐसा हो जाएगा, तो भाई करें कैसे, है ना, तो करने का तरीका भी तो बताओ, तो ये करने का तरीका है। तो सबसे पहला क्या आता है, जस्ट इन टाइम। ओके, चलिए देखो, जस्ट इन टाइम का मतलब क्या कहना चाहते हैं हम, और ध्यान से सुनना। जस्ट इन टाइम जैसे ही, मतलब कोई बात आ गई, वेस्ट को कम करना, वेस्ट में क्या आ गया, स्टोरेज कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई ना एक, तो अब मैं वेस्ट को कम कैसे करूं, क्या मैं मेटल रखना बंद कर दूं, क्या मैं इन्वेंट्री 0 पर ले आऊं, जी हाँ, कैसे, वही वो कहता है कि आप सप्लायर से बात करो, मतलब आप सप्लायर से नेगोशिएट करो, डिस्कशन करो कि भाई मुझे मटेरियल फैक्ट्री में, स्टोर में नहीं चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चाहिए, यानी जितना मटेरियल जब चाहिए भाई तू उतना भेज सकता है या नहीं बता। तो आप 10 सप्लायर को बुला लो, 2 राजी होंगे, 3 राजी होंगे, बाकी नहीं होंगे तो ठीक है ना, जो राजी होंगे उनसे बात करो, बाकियों को हटा दो। क्या बात करो कि भैया हमारी रिक्वायरमेंट चेक कर लो कि हम एक दिन में कितना प्रोडक्शन करते हैं, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और कितना मटेरियल मुझे चाहिए उस प्रोडक्शन को बनाने में, वो अब एक बार चेक कर लो। मुझे बस टेंशन नहीं चाहिए, मुझे स्टोर नहीं करना, मेरा ऑपरेटर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है वो खाली ना बैठे कि भैया मटेरियल आ रहा है, मटेरियल आ रहा है, और ज्यादा भी मत भेजो कि वो सोचे कि मैं रखूंगा, यानी ऐसा मटेरियल आप भेजो ताकि जितना मुझे चाहिए उतना तब मिल जाए। यानी इस सिस्टम में क्या कहना चाहते हैं, वही बता कि परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग प्राइस बढ़ा नहीं सकते, कॉस्ट को कम करना है, तो वी शुड सिलेक्ट द सप्लायर हु एग्री टू सप्लाई द मटेरियल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, है ना। अब मटेरियल जो भी रिसीव्ड होगा, मटेरियल रिसीव्ड शुड बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनो, मटेरियल सीधा कहां पहुंचेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो बीच का रास्ता तो खत्म हो गया। पहले स्टोर में आता था, चेक होता था कि लाओ बे डब्बे खोलो, चेक करो उसने सही भेजा नहीं भेजा, क्वालिटी चेक करो, अब वो सारा काम खत्म। तो क्या फिर मैं विदाउट चेकिंग मटेरियल डाल दूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, नहीं, मेरे इंजीनियर सप्लायर के घर जाएंगे, उसकी फैक्ट्री में जाएंगे, वहां मेरे मेटल को बनता हुआ देखेंगे और वहां से चेक करेंगे कि मेरा मेटल बन कैसे रहा है। बनने के बाद भी चेक करा तो क्या करा, बनते हुए चेक कर लेंगे कि जो उसने कहा था कि मैं इतने इंग्रेडिएंट्स डालूंगा क्या वो डाल रहा है। तो हमारे इंजीनियर वहां से चेक करके अपने हमारे मेटल को ट्रांसपोर्ट की परमिशन दे देंगे और यहाँ पर आके डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाए, यानी इंस्पेक्शन एक्टिविटी विल बी कैरिड आउट सप्लायर प्रीमाइसेस। ये बात हो गई। अब दूसरी बात आती है कि सप्लायर क्यों राजी होगा, वो कहेगा सर मेरी तो फैक्ट्री आपकी फैक्ट्री से 400 किलोमीटर दूर है, तो आने में टाइम लगेगा, उतना तो रख लो आप मटेरियल। तो हम कहेंगे फिर बात तो वही आ गई, मुझे स्टोरेज को रखना नहीं है। तो वो ये करते हैं कि चलो ठीक है सर आप चिंता मत करो, हम एक वेयर हाउस अपना आपकी फैक्ट्री के बराबर में रख देंगे, वहां से मैनेज होता रहेगा। तो सप्लायर यहां पर कुछ डिमांड करेगा कि हो सकता है वो ये कहे कि मेरी परचेजिंग कॉस्ट बढ़ा दो, मतलब मेरी जो सप्लाई कॉस्ट है वो बढ़ा दो, तो हमारी परचेजिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। जरूरी नहीं है ऐसा करे, क्यों जरूरी नहीं है, जबकि उसकी उसका बर्डन बढ़ेगा। कई बार उसको लालच होता है कि चलो मेरे पास एक अच्छी पार्टी लॉन्ग टर्म के लिए मिल रही है तो कोई बात नहीं, अगर मैं कमा रहा हूं
और 2 रुपए मेरे खर्च भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। बट अगर सप्लायर ये कहे कि मुझे कुछ पैसे ज्यादा चाहिए, तो कुछ केसेस में सप्लायर विल चार्ज ए स्लाइटली हायर प्राइस देन द नॉर्मल प्राइस, राइट। बट सप्लायर हमसे ये एग्रीमेंट भी करेगा कि सर ऐसा ना हो कि मैंने तो इतने जतन करे, फैक्ट्री के, आपकी फैक्ट्री के बराबर में एक वेयरहाउस खोलने की कोशिश करी, उसको भी रेंट पे लिया, वहां भी लॉक इन पीरियड रखा, पता लगा भाई तो 6 महीने के बाद आप दूसरे सप्लायर से बात कर रहे हो, तो हम एक एग्रीमेंट साइन कर लेंगे कि हम किसी और सप्लायर से नहीं खरीदेंगे और वो भी रेट नहीं बढ़ाएगा। तो 2 वे एग्रीमेंट हो गया ना। पर इसमें ये दिक्कत आएगी कि अगर कोई इमरजेंसी ऑर्डर आ गया मेरे पास, क्योंकि वो तो रेगुलर डिमांड के हिसाब से मटेरियल दे देगा। अब अगर कोई इमरजेंसी ऑर्डर आता है तो या तो मुझे वो लूज करना पड़ेगा, या फिर मैं सप्लायर को बोलूंगा कि अपने लेबर को ओवर टाइम में काम करा ले और जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे मैं दे दूंगा, रश ऑर्डर। तो वो एक अलग से पॉइंट आ जाएगा। पर मैं किसी और सप्लायर से मटेरियल नहीं खरीदूंगा, मैं बाउंड हो जाऊंगा। तो ये कहलाया हमारा क्या कॉन्सेप्ट, जस्ट इन टाइम का। तो 3 पॉइंट आए। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस बढ़ा नहीं सकते, कॉस्ट कम करनी है, स्टोरेज कॉस्ट को कम करना है। उसके लिए सेलेक्ट करोगे सप्लायर जो मटेरियल को देने में तैयार हो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मटेरियल डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे चला जाए। नो इंस्पेक्शन एक्टिविटी एट आवर फैक्ट्री, inspection activity at supplier premises by visiting our engineers। 2 वे एग्रीमेंट हो जाएगा। सप्लायर में चार्ज स्लाइटली हायर प्राइस, बट एंश्योर हो जाएगा कि भाई हाई क्वालिटी का मटेरियल आ रहा है। ओके, इससे हमारी स्टोरेज कॉस्ट खत्म हो जाएगी। तो ये क्या कहलाया, जस्ट इन टाइम। यहां तक समझ में आ गया। चलिए, इन परफेक्ट कंपटीशन इट्स नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस, है ना, क्योंकि प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से इंटरसेक्ट होती है, यानी अनलिमिटेड बायर अनलिमिटेड सेलर। आप अगर प्राइस बढ़ाओगे तो कस्टमर दूसरे के पास चला जाएगा, है ये नहीं। कम करोगे तो आपको कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वहां पे मार्जिन रेट बहुत कम होता है। इसलिए वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट। हाँ जी, वन मेथड इज टू रिड्यूस द कॉस्ट इज टू रिड्यूस आवर स्टोरेज कॉस्ट, जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी कहलाती है। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या होती है, जिसमें हम तो पैसा खर्च करते हैं, कस्टमर के लिए कोई कीमत नहीं होती। वो कहता है मुझे नहीं पता इस बात से, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दिस कैन बी अचीव्ड कैसे, सिलेक्टिंग द सप्लायर, वो सप्लायर सेलेक्ट करो हु इज रेडी टू सप्लाई द मटेरियल एज रिक्वायर्ड, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एज एंड व्हेन, जब जरूरत होगी। ठीक है, इफ सप्लायर इज रेडी टू सप्लाई द मटेरियल, अगर सप्लायर मटेरियल के लिए तैयार हो, ठीक है, आवर स्टोरेज कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज्ड और रिड्यूस्ड, but for this purpose supplier may charge slight higher price and we should enter an agreement। सप्लायर कई बार फालतू पैसे ले लेता है, परंतु हम एक एग्रीमेंट में बन जाएंगे। सप्लायर विल अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सप्लायर आल्सो वांट दैट वी हैव आल्सो नॉट परचेज द मेटेरियल फ्रॉम अदर सप्लायर। मतलब वो कुछ पैसे फालतू ले लेगा हमसे, परचेज प्राइस बढ़ा देगा, और इमरजेंसी केस में हम भी किसी और सप्लायर से बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसको अपना वेयर हाउस हमारी फैक्ट्री के आसपास रखना पड़ता है और कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है। ये एक सिस्टम कहलाता है जस्ट इन टाइम। मटेरियल जो रिसीव्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला जाएगा, ना कि स्टोर में। हाँ जी, अब आता है इंस्पेक्शन की। तो इंस्पेक्शन एक्टिविटी कहां पर होगी, इंस्पेक्शन एक्टिविटी कहां पर होगी, सप्लायर के फैक्ट्री में। हमारे इंजीनियर जाकर, एक वो हमारे इंजीनियर वहां जाके विजिट करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, मटेरियल को बनता हुआ देखेंगे, ठीक है, और फिर चेक करेंगे और सप्लाई कर देंगे। चलो क्लियर। चलिए, अब जस्ट इन टाइम केवल मेटेरियल के लिए नहीं होता, WIP के लिए भी होता है और फिनिश गुड्स के लिए होता है, यानी तीनों इन्वेंटरी खत्म करनी है। भाई लीन सिस्टम में यही तो समझा था कि वेस्ट को कम करना है, यानी वेस्ट क्या होते हैं, इन्वेंटरी। इन्वेंटरी किसकी, रॉ मेटेरियल के, WIP की, फिनिश गुड्स के, तीनों कम करोगे विद जस्ट इन टाइम। ठीक है, अब जस्ट इन टाइम की बात क्या कहना चाहते हैं, ये क्या, कलेक्शन ऑफ आइडियाज दैट स्ट्रीमलाइन ए कंपनी इन प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस है हमारा वो स्ट्रीमलाइन होता रहे, इसका मतलब कोई भी बीच में अवरोध ना हो। प्रोडक्शन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन, ध्यान रखना, इस वर्ड का मतलब क्या है कि हर प्रोसेस पर ऑपरेटर अपना अपना काम करते रहें, कोई भी ऑपरेटर वेट ना करे कि भैया मेरे पास मटेरियल आएगा तो मैं आगे काम करूंगा। Such an extent wastage of all kind, time, material, labor is systematically out of the process, यानी वेस्ट खत्म हो जाए सब जगह से। इसका जस्ट इन टाइम क्या है, कलेक्शन ऑफ आइडिया भी है।
केवल सप्लायर से ही लिमिटेड नहीं होता, हम प्लांट का लेआउट भी चेंज करेंगे आगे जाके, समझेंगे उसको कि भैया अगर ग्राउंड फ्लोर पर एक काम हो रहा है और अगला प्रोसेस फर्स्ट फ्लोर पर हो रहा है तो दोनों को आसपास रखो, यानी प्लांट का लेआउट ऐसे बदलो कि पहले प्रोसेस का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाए, यानी सारा प्रोडक्शन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो, है ना। ऐसे आप आइडिया बना के रखो ताकि वेस्टेज कम हो, मूवमेंट कम हो, है ना। क्या कहता है, ऑल वेस्टेज ऑफ ऑल काइंड, मतलब वेटिंग टाइम भी कम हो, मूवमेंट भी कम हो, यानी जो आपको दिया था एक शैडो बोर्ड भी लगा दें, है ना, कलेक्शन ऑफ आइडिया, ठीक है, यानी वेस्ट हमारे सिस्टम से हट के बाहर चला जाए, ठीक है। ये पॉजिटिव इंपैक्ट देता है प्रोडक्शन कॉस्ट पर, ठीक है। चलो अब देखिए जस्ट इन टाइम, सिंपल, फिर परचेजिंग और प्रोडक्शन, तो 3 डेफिनेशन है, आप ध्यान से सुनना बिल्कुल। ये सिस्टम है जिसका उद्देश्य क्या है, प्रोड्यूस और टू प्रोक्यूर द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बनाना या प्रोड्यूस करना, कंपोनेंट एज दे आर रिक्वायर्ड बाय कस्टमर और फॉर यूज, कस्टमर के लिए प्रोडक्ट हो गया, हमारे लिए कंपोनेंट हो गया, रादर देन फॉर स्टॉक। क्या मतलब कहना चाहता है कि भाई प्रोडक्ट आप तब बनाओ जब कस्टमर डिमांड करे, इन्वेंट्री मत रखो, मटेरियल आप तब यूज करो, तब खरीदो जब चाहिए, ठीक है, स्टॉक ना हो, यानी प्रोक्यूर द प्रोडक्ट और कंपोनेंट तब खरीदो जब जरूरत हो, ठीक है, जब आपकी जरूरत हो, प्रोडक्ट तब बनाओ जब कस्टमर को चाहिए, ठीक है, यानी पुल सिस्टम फॉलो करो। 2 होते हैं, पिछले चैप्टर में भी करा था, पुश और पुल। पुश में क्या था, मार्केट में डिमांड प्रिडिक्ट करो, अंदाजा लगाओ और फिर बना के रख लो, कस्टमर आया देख ले भाई शोरूम में है, बना के रखा हुआ, जो चाहिए ले जाओ, तो इन्हीं इन्वेंट्री होगी ना, वो नहीं, उससे तो स्टॉक इन्वेंट्री बढ़ेगी, वो तो वेस्ट है हमारी इन्वेंट्री। नहीं, पुल सिस्टम यानी पहले कस्टमर का ऑर्डर बुक कर लो और फिर बनाना शुरू करो, ठीक है, तो पुल सिस्टम पे काम करते हैं जो कि डिमांड को रिस्पॉन्ड करे, डिमांड का मतलब ऑर्डर हो गया, इन कॉन्ट्रास्ट टू द पुश सिस्टम, ठीक है, जिसमें स्टॉक हम रखते हैं, नहीं भाई, परचेजिंग, प्रोडक्शन और सेल के बीच में, मतलब जब सेल होगी उससे पहले हम खरीद लेते हैं मटेरियल, बनाते हैं और फिर सेल करते हैं, पहले मटेरियल खरीदा फिर बनाया फिर बेचा, नहीं, बेचने के लिए आपने इन्वेंट्री रख ली, तो वो कहलाएगा आपका कौन सा, पुश सिस्टम, वो नहीं, हम पुल सिस्टम पे काम करेंगे, तो ये कहलाएगा जस्ट इन टाइम। बात समझ में आ गई, तो जस्ट इन टाइम क्या है, कि आइडिया है कलेक्शन, यानी मुझे वो प्रोडक्ट बनाना है जो कस्टमर डिमांड करे, मुझे मटेरियल तब प्रोक्यूर करना है जब मेरी आवश्यकता हो, स्टॉक के लिए मत करो, यानी आप पुश सिस्टम को छोड़ दो और पुल सिस्टम पर आ जाओ, क्लियर पार्ट में, ताकि इन्वेंट्री हटे, ओके। अब 2 बातें आती हैं, जस्ट टाइम प्रोडक्शन, जस्ट टाइम परचेज। प्रोडक्शन का मतलब, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, जस्ट टाइम प्रोडक्शन, सर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू डिमांड, यानी डिमांड जितनी हो उतना बनाओ, परचेज उतना करो जितना मटेरियल चाहिए, मतलब प्रोडक्शन देखो, प्रोडक्शन सिस्टम विच इज ड्राइवन बाय डिमांड फॉर फिनिश प्रोडक्ट, कैसे ड्राइव होता है, डिमांड के द्वारा, वेयर बाय ईच कंपोनेंट ऑन प्रोडक्शन लाइन इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन नीडेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले कस्टमर की जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो एग्जैक्ट कॉन्क्रीट लेवल पर देख लो, ठीक है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन करो और प्रोडक्शन में जो मटेरियल चाहिए, ठीक है, वो तब परचेज करो ताकि अगले स्टेज पर तब जाए जब वहां पर आवश्यकता हो, क्लियर। परचेज सिंपल है, परचेज सिस्टम ऐसा बनाओ, ये कहता है प्रोडक्शन सिस्टम ऐसा करो ना, प्रोडक्शन सिस्टम ऐसा करो कि डिमांड कॉन्क्रीट पता लगे, जिसमें हर एक कंपोनेंट प्रोडक्शन लाइन पर, प्रोडक्शन लाइन का मतलब कटिंग पर कपड़ा चाहिए, स्टिचिंग पर धागा चाहिए, है ना, तो ऐसे प्रोड्यूस हो कि वो तब जब अगले स्टेज पर चाहिए हो तब आ जाए, ओके, मतलब धागा चाहिए सर हमें, अच्छा चलो जैसे हमें फ्लैट बना रहे हैं, है ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो हमें फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड पर हमने सोच लिया पार्किंग रखनी है, फर्स्ट फ्लोर पर हमें क्या चाहिए, वुड
मतलब क्या चाहिए, डोर्स चाहिए, तो वुड का ऑर्डर आप तब दो, वुड का ऑर्डर आप तब दो जब ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार होने वाला हो और फर्स्ट फ्लोर में वुड की रिक्वायरमेंट हो। बात समझ में आ गई? ये कहता है जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, यानी जो जो मटेरियल कंपोनेंट जब जब चाहिए तब तब उसकी ऑर्डरिंग हो। ठीक है। परचेजिंग सेम, परचेज सिस्टम जिसमें मटेरियल परचेज करो कॉन्ट्रैक्टेड, ताकि रिसिप्ट प्राप्त हो और यूज हो जाए, ताकि दोनों मैक्सिमम एक्सटेंट तक एक जैसे हो। कौन साइड का मतलब, जब मुझे कंज्यूम करना हो तब रिसिप्ट करो। ठीक है, यानी वी शुड डेवलप ए सिस्टम सो दैट मटेरियल रिसीव्ड व्हेन वी रिक्वायर। अगर पहले आ जाएगा तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, बाद में आएगा तो प्रोडक्शन रुकेगा। कौन साइड का मतलब मटेरियल की यूसेज और रिसिप्ट दोनों एक ही पॉइंट पर हो। अगर ये डिफर हो गई, डिफर का मतलब रिसिप्ट पहले हो गया तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर रिसिप्ट बाद में हुआ, वर्कर खाली बैठेंगे तो भी नुकसान। ठीक है, चलिए हो गया क्लियर बेटा? तो ये कहलाएगा हमारा जस्ट इन टाइम सिस्टम। ओके, हाँ जी। अब एक बार शॉर्ट में देखो क्या कहते हैं कि ये जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ आइडिया। आइडिया लाओ ना भाई, एक बोर्ड लगाओ, है ना, एक प्लांट लेआउट चेंज करो ताकि पहले का आउटपुट दूसरा का इनपुट, आइडिया कलेक्ट करो। ठीक है, क्या, ताकि मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाए। स्ट्रीमलाइन का मतलब समझे ना, अवरोध ना हो कोई भी, मतलब बहुत जैसे बिल्कुल नदी में पानी की तरह चलता चला जाए, कहीं भी रुके ना, जैसे हाईवे पर गाड़ी चलती है, तो वो स्ट्रीमलाइन होता चला जाए। ठीक है, टू सच एन एक्सटेंट, इस हद तक, ताकि वेस्टेज किसकी, समय की बर्बादी ना हो, मेटेरियल की बर्बादी ना हो, लेबर की बर्बादी ना हो, है ना भाई? ये तुम्हारी वेस्ट है। समय की बर्बादी का मतलब भैया अननेसेसरी, और वो टूल्स ढूंढ रहा है आदमी, पूरी फैक्ट्री में ढूंढ रहा है, तो टाइम का तो वेस्ट होगा ना। अगर एक डैशबोर्ड लगा हुआ होगा, है ना, तो वहां पे लिखा होगा कि भाई ये वाला टूल रामलाल लेके आए, तो यही तो मतलब है, एक आइडिया रखें। ठीक है, मटेरियल वेस्टेज ना हो, मतलब अगर स्टोर में रखा होगा मटेरियल तो वेस्टेज होगा ना, अब रखो ही मत, जितना चाहिए उतना मंगाओ, है ना। ठीक है, लेबर भी खाली नहीं बैठेंगी। चलिए, डिसाइसिव पॉजिटिव इंपैक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम बात, प्रोड्यूस जितना कस्टमर मांगे, यानी पुल, है ना, प्रोडक्ट वही प्रोक्यूर करो, कंपोनेंट उतना मंगाओ, कंपोनेंट जितना कंज्यूम करना है। ओके, ना कि स्टॉक के लिए, प्रोडक्ट उतना बनाओ जो कस्टमर चाहता है, जितना मटेरियल उतना मंगाओ जितनी आपकी आवश्यकता हो। ठीक है, अब वही बात है, इस सिस्टम में क्या है, डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है ना, परचेज ऐसे करो ताकि कंजम्पशन और परचेज आपस में कॉन्साइड हो जाए। ओके, क्लियर हो गया? चलिए, सिस्टम समझ में आ गया। अब इसका स्कोप, ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। तो एक बार फटाफट, जस्ट इन टाइम में क्या करते हैं, जितना मटेरियल जब चाहिए उतना तब मंगा लो, ऐसे सप्लायर से बात करो, उससे एग्रीमेंट कर लो कि भैया तुम निकट भविष्य में प्राइस नहीं बढ़ाओगे, हम किसी और से मटेरियल नहीं खरीदेंगे। सब इंस्पेक्शन एक्टिविटी सप्लायर की प्रेमाइसिस में हो जाएगी, सप्लायर का भी प्राइस, सप्लायर कुछ प्राइस बढ़ा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है हर केस में प्राइस बढ़ाए। ओके, डिमांड के हिसाब से आप प्रोडक्शन करो ताकि समय की बर्बादी ना हो, लेबर की भी वेस्टेज ना हो और मटेरियल की भी वेस्टेज ना हो। मटेरियल डायरेक्ट कहां जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन हमारा स्ट्रीमलाइन हो, कलेक्शन ऑफ आइडियाज हो। ओके, ताकि हर प्रोसेस का आउटपुट इमीडिएट दूसरे प्रोसेस का इनपुट हो जाए, पॉजिटिव इंपैक्ट देता है प्रोडक्शन कॉस्ट पर। क्लियर हो गया पार्ट भाई? जस्ट इन टाइम परचेज अगर कहे तो ऐसे करो कि सिस्टम में, ताकि परचेज और कंजम्पशन दोनों कंसाइंड हो, यानी ना एक ऊपर नीचे, कंसाइंड का मतलब एकदम एक भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, यानी परचेजेस का टाइम अलग हो जाएगा, कंजम्पशन का अलग गड़बड़ हो जाएगी। मतलब अगर कंजम्पशन हमारी बाद में है, परचेज पहले आ गई, स्टोरेज बढ़ जाएगी। परचेज बाद में आ रही है, कंजम्पशन पहले, तो
लेबर खाली बैठेंगे, दोनों कंसाइड। ओके चलिए, अब आते हैं स्कोप। नहीं, इसका स्कोप क्या है, जैसे कहते हैं ना कोई भी कोर्स करा, इसका स्कोप क्या है, तो वो वाली बात करते हैं हम। ठीक है, फायदा क्या है कह सकते हो, रिड्यूस करता है इन्वेंट्री को, तो समझ में आई गई सर, स्टोरेज कॉस्ट खत्म हो जाएगी मेरी। ठीक है, क्वालिटी को बढ़ाएगा, क्वालिटी कैसे बढ़ाएगा, अभी तो बताया, सप्लायर प्रेमाइसिस पर मेरे इंजीनियर जाकर मेरे मेटल को बनता हुआ देखेंगे, तो भैया अगर मेरा जो सप्लायर है वो कुछ गड़बड़ी कर रहा होगा तो पता लग जाएगा ना। ठीक है, हाँ जी, WIP कम हो जाएगा, इन्वेंट्री तीनों की कम होगी, रॉ मेटेरियल की, WIP की, फिनिश गुड्स की। रॉ मेटेरियल की WIP कैसे कम होगी, सिंपल सा है, सप्लायर से नेगोशिएट करके, एग्रीमेंट करके। WIP की इन्वेंट्री कैसे कम होगी, प्लांट लेआउट चेंज करके, है ना, मोशन वेटिंग टाइम कम हो जाएगा। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री कैसे कम होगी, डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूस करके। ठीक बात है, तीनों को जाएंगे काम। ठीक है, अलाइन करो प्रोडक्शन, सेल और डिस्पैच को, ताकि फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री ना रहे। अलाइन करो मतलब जितनी सेल करनी है उतना प्रोड्यूस करो, उतना ही भेजो, ना रखने का झंझट। बोलो, ये स्कोप हो गया। ठीक है, हाँ जी, सपोर्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम। इसके बाद क्या होगा, ये हो गई पेमेंट ऑफ मटेरियल और पार्ट्स सप्लायर ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस पर मंथ, पर क्वार्टर, इंस्टेड ऑफ मल्टीपल पेमेंट। इससे एक फायदा होगा कि सप्लायर हमें भेजता जा रहा है, भेजता जा रहा है, भेजता जा रहा है। अभी तो नहीं कि हर बार मैं उसको पेमेंट करूंगा, भैया एक बार पेमेंट ले लियो, चाहे महीने में एक बार, चाहे क्वार्टर में एक बार, तो हमारी पेमेंट एक बार जाएगी, है ना, पेपर वर्क मेरा कम हो जाएगा। सर जी पेपर वर्क कैसे कम होगा, ये बता दो जरा। अरे भाई कैसी बातें करते हो, हम उसको ऑर्डर थोड़ा दे रहे हैं बार बार, क्या करें आगे भैया रिक्वायरमेंट देख ले, और एक हम ERP डेवलप कर लेते हैं कि जैसे ही हमारी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बस वो कंप्यूटर में फीड कर देता है कि भाई इतना मटेरियल चाहिए, और वो रिक्वायरमेंट डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के थ्रू सप्लायर के पास चली जाती है, क्योंकि उसके पास मेरे सॉफ्टवेयर का लिंक होता है, तो पेपर वर्क बच जाता है। इसको मैं और समझा दूं आपको, देखो डिटेल में अगर आपको समझना क्या होता है, सबसे पहले ऑर्डर आता है, सबसे पहले मेरे पास सेल्स, सबसे पहले मेरे पास ऑर्डर आता है, इसको आगे, सबसे पहले हम कहते हैं बेसिकली मेरे पास ऑर्डर आया। ओके, सेल्स डिपार्टमेंट ने अपने कंप्यूटर में फीड कर दिया, अपने कंप्यूटर में फीड कर दिया कि मेरे पास इतना ऑर्डर आया। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये कहां चला गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास इसकी इंफॉर्मेशन आ गई कि भैया 1000 यूनिट का ऑर्डर आया है, इनको पता लग गया 1000 यूनिट का ऑर्डर है कंप्यूटर के थ्रू, क्योंकि ERP है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब यहां पर एक होता है बिल्स ऑफ मटेरियल, क्या होता है बिल्स ऑफ मटेरियल, ये होता है एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली, जैसे एक प्रोडक्ट बनाने में 2 किलोग्राम A चाहिए, 3 किलोग्राम B चाहिए, 4 किलोग्राम C चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई कर देता है, तो 2000, 3000, 4000 ये मटेरियल की रिक्वायरमेंट आ गई। ऑटोमेटिकली ये रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस के थ्रू सप्लायर के पास आ जाती है कि भाई अच्छा इतना मटेरियल चाहिए, वो डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेज देता है, प्रोडक्ट बनता है और कस्टमर के पास चला जाता है। ये कहना चाह रहे हैं, तो इससे क्या फायदा हुआ हमारे पास, इससे क्या फायदा हुआ आपको, हाँ जी, इससे पेपर वर्क बच गया कि मैनुअल ऑर्डर तैयार नहीं हुआ। ठीक है, हाँ जी, सप्लायर को पेमेंट चली गई इंटरनल डॉक्यूमेंट के थ्रू ऑनलाइन, एंटिटी प्रोडक्शन एज पर प्रोडक्शन रिकॉर्ड। ठीक है, हाँ जी, प्रोडक्शन रिकॉर्ड का मतलब जितना मुझे गुड्स बनाना है मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मटेरियल कंजम्पशन, इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, नॉर्मल वेस्टेज होती है उसको ऐड करने के बाद, तो ये ERP के थ्रू होता है, बात समझ आ गई भी। तो स्कोप क्या क्या हो गया, हाँ जी, तीनों की इन्वेंट्री बच गई। ठीक है, और सप्लायर को जो पेमेंट है वो एक बार गई। ठीक है, मैनुअल काम बच गया, पेपर वर्क बच गया। क्लियर पार्ट, ये हो गया हमारा स्कोप ऑफ जस्ट इन टाइम। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, नेक्स्ट है एक्सप्लेन मेन फीचर्स ऑफ जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम। फीचर बताने हैं जो अब तक पढ़ा है हमने जस्ट इन टाइम के बारे में, बस उसी के बारे में दोबारा पूछ रहा है फीचर्स के तौर पर। ठीक है, कि भाई जस्ट इन टाइम के बारे में बताइए, बिल्कुल सिंपल है, क्या वही सारे कॉन्सेप्ट पॉइंट वाइज लिखने हैं कि पहला स्पेयर पार्ट्स मटेरियल
फ्रॉम सप्लायर ऑन एग्जैक्ट डेट एंड एग्जैक्ट टाइम व्हेन दे आर नीडेड। बिल्कुल ठीक है, यानी मटेरियल स्पेयर पार्ट्स हमें सप्लायर से तब मिल जाए जब मुझे चाहिए, उसी दिन उसी समय, समय दिन तारीख सब मेरे हिसाब से हो, ठीक है, यानी मटेरियल्स आर रिसीव्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक बात है। दूसरा कि भैया जो आए मटेरियल स्पेयर पार्ट्स स्टोर में ना रखूं, कहां भेज दूं, सीधा जा भाई आंख की नाक की सीध में, रुकियो मत कहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, यानी स्ट्रेट डिलीवरी टू प्रोडक्शन फ्लोर, प्रोडक्शन एरिया फॉर इमीडिएट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, तुरंत दान महाकल्याण, जैसे ही मेटल आए डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाए, मशीन में चला जाए, रुकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तीसरा, अब जब सीधा जाएगा तो पहले तो स्टोर में आता था, कौन चेक करता था, है ना, अब कौन चेक करेगा, हमारे इंजीनियर सप्लायर की प्रेमाइस में जाके देखेंगे हमारे मेटल को बनता हुआ, वहां से भेजेंगे। क्लियर बात है, तीनों क्लियर है कि मेटल जब चाहिए तब मिल जाए, डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर पहुंच जाए, और हमारे इंजीनियर सप्लायर की प्रेमाइस में जाकर उसको चेक कर ले, ठीक है। अगला भाई इंफॉर्मेशन टाइम से पहुंच जाए, मतलब सप्लायर ऑल्सो विल सप्लाई द मटेरियल ऑन एग्जैक्ट टाइम only when he receive the information on time, स्ट्रीमलाइन बेसिस पर। मतलब अगर सप्लायर ये कहेगा सर मुझे तो इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली ना, तो मैं भेजता कैसे, तो अभी बताया इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम यानी ईआरपी, एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, ये एक सॉफ्टवेयर होता है ताकि हर डिपार्टमेंट अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे को तुरंत दे सके, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी ईआरपी एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लो जो सप्लायर को बता दे कितना मेटल मुझे कब चाहिए, कब भेजना है, ठीक है। ड्रॉपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एट स्पेसिफिक मशीन्स, मतलब कुछ मशीनों पर प्रोडक्ट को हटा दो जिनकी आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। सेटअप टाइम रिड्यूस कर लो, मतलब अननेसेसरी की क्लीनिंग, अननेसेसरी की प्रोसेसिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर सेटअप टाइम कम करोगे, भाई बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ये भी आगे भी आएगा कानबन कार्ड में, जब हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, है ना, तो एक बार में मैं ज्यादा यूनिट बनाता हूं, तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा साफ सफाई की टाइम की आवश्यकता होगी। तो यहां जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि हम छोटी छोटी मशीनों पे काम करते हैं, तो हम सेटअप टाइम भी कम करना चाहते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। हाँ जी, एलिमिनेशन नीड ऑफ लॉन्ग प्रोडक्शन रन, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ पार्ट्स फ्रॉम मशीन टू मशीन, है ना, यानी एक मशीन से दूसरी मशीन में फ्लो चलता रहे, बीच में कहीं अवरोध ना आए, यानी इस तरह से सिस्टम डेवलप करो कि भाई फर्स्ट फ्लोर पर आपको वुडन डोर चाहिए, तो तब ऑर्डर दो जब उस समय उसकी रिक्वायरमेंट हो, यानी सारा काम सुचारू रूप से चले, ठीक है। अच्छा, ऑपरेटर को ट्रेनिंग दो कि हमें मल्टी डिफरेंट मशीन्स पर काम कैसे करना है, ठीक है। परफॉर्म लिमिटेड मेंटेनेंस, यानी आप वर्कर को मशीन ऑपरेट करना भी सिखा दो, टेक्निकली काम भी सिखा दो, और अगर उसके पास कुछ समय बचता है तो वो मशीन की मेंटेनेंस में लगा दे, ठीक है। सेवरल ऑल्ट्रेशन इन सपोर्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम, यानी जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें ऑपरेट सपोर्ट करे, तो ये इसके फीचर्स हो गए। क्लियर बेटा, फीचर क्या क्या हो गए एक बार दिमाग लगाओ। सप्लायर जितना मटेरियल जब चाहिए तब भेज दे, डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला जाए, इंस्पेक्शन का काम सप्लायर की प्रीमाइसेस में हो जाए, है ना, इंस्पेक्शन का काम वहां पर हो जाए, और फिर सप्लायर तुरंत कब देगा, जब उसको इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम मेंटेन हो, ठीक है। और कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं बेकार को उनको हटा दें, सेटअप का टाइम रिड्यूस करें, ठीक है। लॉन्ग प्रोडक्शन रन हटा दें, फ्लो इजी हो, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे, यानी मल्टी टैलेंटेड एम्प्लॉय रखें, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे और मल्टी टैलेंटेड एम्प्लॉय रखें ताकि वो डिफरेंट वर्क्स को बगैर एक्स्ट्रा टाइम लगाए कर सकें, ठीक है। और जो सपोर्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें ऑल्ट्रेशन कर सके, तो ये हमारे फीचर हो गए। क्लियर है बेटा। चलिए अगला है प्री रिक्विजिट फॉर जस्ट इन टाइम, मतलब प्री रिक्विजिशंस एसेंशियल, मतलब जस्ट इन टाइम को सफल बनाना है तो क्या चाहिए आपको। भाई आप कहते हो ना भाई गाड़ी अच्छी चले तो क्या
होना चाहिए, पेट्रोल अच्छा होना चाहिए, ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, है ना। तो जस्ट इन टाइम मेरा असफल ना हो, यानी बिल्कुल सक्सेस हो जाए, तो उसके लिए मुझे किन बातों पर ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये हमारी फैक्ट्री है, ये हमारे पास फैक्ट्री है, ठीक है। सप्लायर मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, सप्लायर हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, ठीक है, और कस्टमर को बनाकर देंगे हम गुड्स, ठीक है। तो सप्लायर, सबसे पहले बात करेंगे सप्लायर, ठीक है। सप्लायर से भाई हम क्या चाहते हैं, आप वैसे ही समझो ना, पॉइंट मत याद करो, आप कॉमन सेंस लगाओ। भाई सप्लायर से हमारी रिक्वायरमेंट है कि जितना मटेरियल जब चाहिए तब भेज दे, तो वो भी तो कहेगा भाई साहब मेरे को टाइम से बता दिया करो, यानी कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, है ना। यानी सप्लायर से कम्युनिकेशन प्रॉपरली होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम प्रॉपर काम करे। पता लगा वैसा सॉफ्टवेयर डाउन है, वो नहीं ना, फिर कैसे कामयाब होगा। सप्लायर को पता ही नहीं चलेगा कि हमारी मेटल की रिक्वायरमेंट आ रही है सॉफ्टवेयर में, तो फिर तो जस्ट ने बेकार हो गया ना। हम कहते रह जाएंगे कि भाई मेटल भेज दे, तूने मेटल भेजा नहीं था टाइम पर, ओके भाई साहब मुझे पता होता, मुझे के सपने आ रहे हैं जो आपको चाहिए, तो हम कहेंगे कंप्यूटर खोल के देखो, कहेंगे देखो मेरा सॉफ्टवेयर, आपके सॉफ्टवेयर में कमी है ना। तो इसका ना कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर अपडेटेड हो, ठीक बात है। ये सब बात हो गई। अच्छा, फिर सप्लायर गोलीबाजी ना करे, यानी वो जेन्युइन पर्सन हो, यानी उसकी रिलायबिलिटी हो, कि भाई उसकी कमिटमेंट हो कि एक बार भैया कमिट कर दिया तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा, फिर तो प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी सप्लायर की रिलायबिलिटी होनी चाहिए, उसकी बात में दम होना चाहिए, नहीं भी कि भैया वो डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर भेज देगा, छोटी छोटी वैनों पर, ये नहीं कि बड़ा ट्रक भेज दिया, लो जी माल उतार लो भाई बड़ा ट्रक कहाँ जाएगा हमारे प्रोडक्शन में ना, वो तो बाहर उतारना पड़ेगा, वो नहीं, यानी उसकी रिलायबिलिटी हो, ठीक है। ये दोनों बातें होगी सप्लायर से संबंधित। अब आते हैं फैक्ट्री में, है ना। फैक्ट्री में, अच्छा एक मिनट और, सप्लायर से संबंधित एक बात और, रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का भेजे वो, अगर उसने रॉ मटेरियल हमारे पास खराब क्वालिटी का भेज दिया तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, सेटअप टाइम बढ़ जाएगा, तो फिर जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन डिमांड के हिसाब से नहीं होगी। तो तीन बातें सप्लायर से रिलेटेड हो गई, रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का भेजे, वो रिलायबल हो, है ना, और गुड कम्युनिकेशन हो उसके साथ में, तीन बातें क्लियर हो गई सप्लायर की। अब फैक्ट्री में आते हैं कि भाई फैक्ट्री में जो प्लांट लेआउट है वो सही हो ताकि स्ट्रीमलाइन हो, यानी यहां पर मशीनें समय समय पर ऐसा ना हो कि आए दिन खराब पड़ी रहती हैं, इसका मतलब TQM फॉलो होना चाहिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉलो हो, है ना। कस्टमर, अब ध्यान से सुनो, कस्टमर हर बार क्या कह रहा है, कस्टमर कभी डिमांड फ्लक्चुएट हो जाती है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम बहुत, कभी बहुत ही कम, कभी बहुत ज्यादा, कभी मॉडरेट। तो अब इतनी फ्लक्चुएशन डिमांड पर मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी फ्लक्चुएट होगी, तो सप्लायर परेशान हो जाएगा, फिर वो जिट में जितना चाहिए नहीं भेज पाएगा, यानी डिमांड आपकी स्टेबल हो, नहीं, ताकि डिमांड प्रिडिक्ट की जा सके। बोलो क्लियर हो गया बात भाई। तो अब हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि भाई जस्ट इन टाइम को सफल बनाने के लिए किन किन बातों का होना अति आवश्यक है। ये मैं कहता हूं फैक्ट्री, और ये मेरे हैं सप्लायर, ठीक है, और ये मेरा है कस्टमर, ठीक है भाई। इससे क्या होगा, मेमोराइज, इससे क्या होगा, विजुलाइज हो जाएगा। सप्लायर की बातें में तीन बातें, क्या कि सप्लायर रिलायबल हो, बात का धनी हो, यानी मटेरियल डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर छोटी छोटी वैन पर भेज दे, नहीं भी, ठीक है। रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का भेजे, क्योंकि अगर बेकार क्वालिटी का दिया तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। और हमारा सप्लायर से बराबर संपर्क बना रहे, गुड कम्युनिकेशन, समझ गए बात। तीन बातें सप्लायर की हो गई। फैक्ट्री में आए दिन मशीनें खराब रहते नहीं, TQM प्रॉपर फॉलो हो, TQM प्रॉपर फॉलो हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो,
यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो। यानी हर पार्ट्स की थ्योरेटिकल लाइफ खत्म होने पर मैं उसको बदल दूं। इससे स्ट्रीमलाइन होगा फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। कस्टमर की जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो स्टेबल हो, फ्लक्चुएट ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर फ्लक्चुएट होगी तो बेचारा वेंडर परेशान हो जाए। तो ये शर्त होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तब जाकर जस्ट इन टाइम सफल होगा। बात समझ में आ गई? 3 सप्लायर, 2 फैक्ट्री, 1 कस्टमर। सप्लायर से संपर्क बनाए रखो, गुड कम्युनिकेशन, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम के थ्रू मटेरियल की रिक्वायरमेंट तुरंत पहुंचती चली जाए। रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का दे, रिलायबल हो, ताकि छोटे छोटे ट्रक में वो मुझे भेज दे मटेरियल को प्रोडक्शन में। फैक्ट्री में फ्लो ऑफ प्रोडक्शन सही हो, यानी कि आए दिन मशीनें खराब रहती हैं, टीक्यूएम फॉलो हो, यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉलो हो, कस्टमर की डिमांड आए दिन बदलती ना रहे, ठीक है भाई। तो वेंडर मस्ट बी रिलायबल, ताकि डिस्पैच डायरेक्टली हो जाए, रॉ मटेरियल हाई क्वालिटी का हो, डिफेक्ट फ्री, ठीक है, गुड कम्युनिकेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन में टीक्यूएम हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो, डिमांड स्टेबल हो। बोलो बात समझ में आ गई बेटा? बिल्कुल क्लियर है। चलो अगला है एक्सप्लेन इम्पैक्ट ऑफ जस्ट इन टाइम ऑन प्रोडक्ट प्राइस, ओवरहेड एंड वेस्ट कॉस्ट। मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जस्ट इन टाइम का, प्रभाव, अलग अलग क्वेश्चन में बात वही है। हाँ जी, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस, सिंपल सी बात है, जब आप क्वालिटी मटेरियल दोगे, सुनो ध्यान से, आप कॉमन सेंस लगाओ, सिंपल सी बात, जस्ट इन टाइम की वजह से क्या होगा, सॉफ्टवेयर आपके पास, ऑर्डर आया, कंप्यूटर में फीड करा, प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट आ गई, बिल्स ऑफ मेटेरियल से मल्टीप्लाई हुआ, कितना मेटेरियल चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंफॉर्मेशन से डायरेक्ट सप्लायर के पास चला गया, सप्लायर ने तुरंत मेटेरियल भेजा, बना, कस्टमर लो भाई, कितनी देर, मतलब ऑन टाइम डिलीवरी, और मेटेरियल मेरे पास क्वालिटी का आ रहा है, प्रोडक्ट क्वालिटी का बन रहा है, क्योंकि मैं टीक्यूएम फॉलो कर रहा हूं। तो इसका मतलब कस्टमर को 2 चीजें मिल गई, सिस्टम समझ रहे हो? कस्टमर को 2 चीजें मिल गई, क्या? समय पर माल मिल गया और अच्छी क्वालिटी, खुश भाई, 2 रुपए फालतू दे दे, लो भाई साहब, वहां मजा आ गया, वो भी कहेगा परसीव वैल्यू मिल गई। तो इसका मतलब प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ा, कस्टमर वुड लाइक टू पे प्रीमियम प्राइस, बिकॉज ड्यू टू जस्ट इन टाइम वी आर एबल टू डिलीवर द गुड्स ऑन टाइम एंड ऑफ हाई क्वालिटी। नो डाउट, बात समझ में आ गई भाई? ऑन हम ऑन टाइम यानी डिलीवरी ऑन टाइम और हाई क्वालिटी दे रहे हैं, तो प्राइस ज्यादा लेने का हक भी रखते हैं। आगे बात समझ में? तो हम क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट सिंपल सी बात है कि भाई जस्ट इन टाइम की वजह से क्या हम कस्टमर से हाई प्राइस, प्रीमियम प्राइस ले सकते हैं। रीजन, ऑन टाइम डिलीवरी, रीजन ऑन टाइम डिलीवरी, तुरंत जब चाहिए तब, है ना, और क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्यों भाई, क्यों? जब रॉ मटेरियल अच्छा आएगा, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, अच्छी क्वालिटी का जाएगा, है ना, सॉफ्टवेयर के थ्रू क्वालिटी मटेरियल ऑन टाइम जाएगा। तो ये हो गया क्लियर। चल दूसरी बात पर आते हैं, ओवरहेड कॉस्ट। सर जी, जब आप जस्ट इन टाइम फॉलो करोगे तो स्टोरेज कॉस्ट बचेगी, वेयर हाउस में स्पेस बचेगा, जो एसेट्स हैं खाली पड़ी हुई थी, नहीं, वो आप हटा दोगे, प्लांट लेआउट चेंज करोगे, तो ओवरहेड कॉस्ट बचेगी, ठीक है भाई, ओवरहेड कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, ओवरहेड कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, ओवरहेड कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। कैसे भाई, कैसे कैसे स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाएगी? स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, है ना, अनयूज्ड एसेट्स कम हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रीमलाइन हो जाएगा,
ये रिड्यूस्ड, नहीं भाई। वेयर हाउस का स्पेस बचेगा, क्योंकि मटेरियल जैसे आएगा प्रोडक्शन के पास चला जाएगा तो वेयर हाउस पर रखने की जगह की मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। किराया बचा, नहीं भाई। क्लियर हो के पार्ट। तीसरा क्या मांग रहा है, बस वो वेस्ट। वेस्ट तो सारे कम होंगे, वेस्ट तो हमारे सारे कम होंगे। कॉन्टिन्यूस फोकस करता हूं मैं वेस्ट पर, है ना। एसेट्स की वेस्टेज कम होगी, इन्वेंट्री कम होगा, है ना। टाइम, ठीक है भाई, टाइम आपका बचेगा, लेबर बचेगी, ठीक है। हो गया क्लियर, समझ में आ गई बात। प्राइस दोबारा समझ लें, प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब आप ऑन टाइम डिलीवरी दोगे, जब आप ऑन टाइम डिलीवरी दोगे, हाई क्वालिटी, व्हेन कंपनी अचीव हाई लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, जब हाई क्वालिटी दूंगा मैं, along with the ability to deliver the product on date required, customer may willing to pay premium price, right? ये तभी संभव है जब क्वालिटी डिलीवर, ठीक है। हाँ जी, ओवरहेड कॉस्ट, मेटेरियल हैंडलिंग का खर्चा, क्वालिटी इंस्पेक्शन, मतलब इंस्पेक्शन का खर्चा बचा मेरा, ठीक है। और सभी टाइप की इन्वेंट्री बची, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री WIP, तीनों का इन्वेंट्री बचेगा तो ओवरहेड कॉस्ट बच जाएगा, स्पेस बचेगा, अनयूज एसेट्स बचेंगी, वेस्टेज कम होगी, अननेसेसरी मूवमेंट कम होगी, ठीक है। क्लियर बेटा। चलिए देखिए अगला है, एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ जस्ट इन टाइम। इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ रहे हो पहले, ये नहीं है परफॉर्म मेजरमेंट चलो भाई ये पॉइंट नहीं, पहले मीनिंग समझ लो। परफॉर्मेंस मेजरमेंट मतलब कैसे पता चलेगा कि जस्ट इन टाइम कुछ दे भी रहा है या नहीं, या बेकार खाली पीली ऐसी बातें कर रहे हैं। भाई बुखार है, तबीयत खराब हो रही है, कैसे पता चलेगा कि बुखार है, थर्मामीटर है ना, कि भाई थर्मामीटर आपको बताएगा इतना डिग्री है ना। ब्लड टेस्ट से पता लगेगा ये बीमारी है, तो कैसे पता चलेगा, यानी यानी मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट का मतलब पैमाना। हाउ यू कैन से कि भाई जस्ट इन टाइम की परफॉर्मेंस गुड है, हाउ कैन यू से, हाउ कैन यू कमेंट द जस्ट इन टाइम इज गुड, कैसे कह सकते हो, क्या पैमाना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो जरा, कैसे कहोगे कि जस्ट इन टाइम की क्या परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, कैसे पता चलेगा कि जस्ट इन टाइम सही काम कर रहा है। कुछ है आपके पास पैरामीटर, उसको बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इसे क्या बोलते हैं हम, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। यानी कैसे पता चलेगा नहीं कि जस्ट इन टाइम कुछ है भला भी या नहीं। चल बिल्कुल वही बात पहले वाली, ये मैं कहता हूं फैक्ट्री और कस्टमर, भाई सारी बातें यहीं तो आगे घूमती हैं। आप बताओ कैसे पता चलेगा, क्या क्या फीचर थे उनको चेक कर लो। क्या कह रहा था, इन्वेंट्री स्टॉक कम, तो सबसे पहली बात मैं क्या कहूंगा, इन्वेंट्री टर्नओवर चेक कर लो भैया, इन्वेंट्री टर्नओवर चेक कर लो। नहीं, टर्नओवर समझते हो ना, इन्वेंट्री लेबर टर्नओवर आना जाना, यानी अगर इन्वेंट्री टर्नओवर, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर आपकी, ध्यान दो ना क्या कहना चाह रहे हैं, हाई है, यानी आना जाना ज्यादा है तो सही है, बट स्टॉक इन्वेंट्री सॉरी मटेरियल का आना जाना है तो फ्लो तब तो ठीक है, पर इन्वेंट्री यानी स्टॉक ज्यादा बचा हुआ है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, फिर काहे का जस्ट इन टाइम, है ना। तो ये मुझे चेक करना होगा कि ये हाई है या लो है। नहीं भाई, अगर स्टॉक ज्यादा बचा हुआ है, अगर स्टॉक आपका ज्यादा बचा हुआ है, ठीक है, किसका, रॉ मेटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का, ओके, तो फिर बेकार है, तो हाई है या लो है। नहीं भाई, सेटअप टाइम देखो, या फैक्ट्री में मशीन को साफ सफाई करने में
ये देखो कितना है। अगर बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो साफ सफाई में, इसका मतलब बड़ी मशीनें हैं। जब बड़ी मशीनें होंगी ठीक है, तो सेटअप टाइम हाई होगा, तो फिर तो भैया माल को, गुड्स को बनने में टाइम लगेगा, फिर तो आपको कहीं ना कहीं स्टॉक रखना पड़ेगा। तो ये जितना लो हो उतना बेटर है। तो ये चेक करोगे लो है या हाई है। बात समझ में आ गई? ठीक है, जितना आपका सेटअप टाइम कम होगा उतना बेटर है। स्क्रैप, स्क्रैप रेट देख लो। फैक्ट्री मतलब मशीन से जो बाहर निकल रहा है मटेरियल, वो देखो कितना स्क्रैप है। ये लो होना चाहिए। अगर ये लो है, इसका वाला मेटेरियल मेरे पास क्वालिटेटिव आ रहा है, इसका वाला मेटेरियल मेरे पास क्वालिटेटिव आ रहा है ना। अच्छा, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पढ़ चुके हैं TQM में। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कौन कौन सी? प्रिवेंटिव मेंट, ये हटा दो जरा एक मिनट। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है ना, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर, है ना। तो ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हमारी कम होनी चाहिए, यानी इस पर बढ़ाओगे बर्डन, इन पर कम हो जाएगा तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कम हो। तो जब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आपकी मेंटेन होगी तो इससे TQM फॉलो होगा, इससे मशीनें खराब नहीं होंगी, मशीन आए दिन खराब नहीं पड़ी रही होंगी ना, यानी क्वालिटी गुड्स होगा। ठीक बात है। कस्टमर पर आते हैं। कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवरी, कस्टमर को डिलीवरी मिलेगी ऑन टाइम, हाई क्वालिटी गुड्स मिल रहा है नहीं मिल रहा? नहीं। कैसे पता चलेगा? उसकी कंप्लेंट कितनी आ रही है, उसकी कंप्लेंट कितनी आ रही है। अगर कंप्लेंट ज्यादा है तो फिर काहे का जस्ट इन टाइम। बात समझ में आ गई? चलिए अब एक बार मैं आपको यहां समझा देता हूं। हमें देखना है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, क्या पैमाना है कि जस्ट इन टाइम देखूं। सबसे पहले देखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर, फैक्ट्री की बात करता हूं। ठीक है, रिडक्शन इन इन्वेंट्री वैल्यू, स्टॉक में स्टॉक की वैल्यू कम हुई है यानी जीरो हो गई। इंक्रीज इन इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री का आना जाना, विच कैन बी सब डिवाइडेड किसमें? रॉ मटेरियल WIP फिनिश। ये चेक करो, इन्वेंट्री स्टॉक कम होना चाहिए, मेटेरियल का आना जाना ज्यादा हो, तो ये पता लग जाएगा हाँ जस्ट इन टाइम मेरा काम का है। सेटअप टाइम यानी साफ सफाई, यानी छोटे छोटे सेटअप टाइम करो, जल्दी जल्दी गुड्स बनाओ, लॉट प्रोडक्शन फटाफट करो, यानी मशीन वाइज मेजरमेंट, एवरेज सेटअप टाइम ये कम हो। ठीक है, स्क्रैप रेट कम हो, स्क्रैप रेट आपका कम हो क्योंकि हाई क्वालिटी का मेटल मिल रहा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मेंटेन हो, प्रिवेंटिव, अप्रेजल, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये दोनों कहलाती थी कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, ये कहलाती थी कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। कहां पर आपकी ज्यादा कॉस्ट खर्च हो रही है ताकि हम उसको कम कर सके। हो गया। आप कस्टमर, तो कस्टमर को सर्विस कितना दे रहे हो, नहीं उसका रिजेक्शन कम हो रहा है, यानी पूरा ऑर्डर एक बार दे रहे हो, क्यों? क्योंकि बन गया पूरा ऑर्डर, है ना, और ऑन टाइम दे रहे हो। कस्टमर की कंप्लेंट कम हो रही है, कस्टमर की कंप्लेंट कम हो रही है। अगर कस्टमर की कंप्लेंट कम हो रही है तो इसका मतलब क्वालिटी गुड्स मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि जस्ट इन टाइम प्रोडक्ट क्वालिटी को फोकस करता है। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट में क्या देखोगे? फैक्ट्री में इन्वेंट्री टर्नओवर देखोगे, कम है या ज्यादा है, इन्वेंट्री वैल्यू कम होनी चाहिए, सेटअप टाइम कम होना चाहिए, सेटअप टाइम कम होना चाहिए, मतलब जल्दी, मतलब मशीन की ऑयलिंग क्लीनिंग ग्रीसिंग कम होगा तो लॉट का साइज कम होगा ना। बड़े लॉट को मतलब एक बार में मैं 1000 यूनिट बनाऊंगा तो भैया फिर साफ सफाई में भी टाइम लगेगा, तो लॉट मतलब सेटअप टाइम कम हो, स्क्रैप कम हो, क्योंकि मेटेरियल अच्छी क्वालिटी का आ रहा है। पता लगा स्क्रैप रेट ज्यादा आ रहा है तो फिर वेस्ट कहाँ कम हुआ? आप तो लीन सिस्टम की बात कर रहे थे ना, उसका एक मेथड जस्ट इन टाइम है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आपकी मेंटेन हो, यानी प्रिवेंटिव, ब्रेकडाउन यानी अप्रेजल, फिर दूसरी इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये देखना होगा कि कहां कॉस्ट ज्यादा आ रही है। कस्टमर की कंप्लेंट आपकी कम होनी चाहिए, पता लगा कस्टमर की कंप्लेंट ज्यादा आ रही है तो फिर जस्ट कैसे पता लगेगा अच्छा हो रहा है? नहीं, कस्टमर को गुड्स डिलीवर टाइम पे मिल जाए, है ना, वो उसकी रिजेक्शन कम से कम हो। तो ये सब चीजें अगर मेरे पास चेकलिस्ट बन जाएगी तो मैं कहूंगा हाँ मेरा जस्ट इन टाइम ओके है। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है भाई,
सारे कॉमन सेंस वाली बातें हैं, सिर्फ आपको मेमोराइज करनी है, डिफरेंट आइडियाज। ठीक है भाई।